हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा आपकी 16 अगस्त को कराई जानी है। इसको देखते हुए हम आज से ही यूपीपीएससी बीईओ 2020 के लिए फुल टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीईओ की टेस्ट सीरीज नंबर आज आप फर्स्ट देख रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चन होंगे और इस 120 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में हम 60 क्वेश्चन लेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम 60 क्वेश्चन लेंगे। लेकिन इन 60 क्वेश्चंस को करते वक्त हम 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी देख चुके होंगे। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक पार्ट में और इसके सेकंड पार्ट में 100 क्वेश्चन, यानी एक टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे 120 क्वेश्चन, लेकिन कवर हो जाएंगे आपके 200 से ज़्यादा क्वेश्चन। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करते चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जितने भी वीडियोस, जितने भी लेक्चर्स, जितने भी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं उनको लाइक ज़रूर करिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? आपको बताना है 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के संबंध में भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के संविधान का आर्टिकल 280 यानी आर्टिकल 280 में भारत के वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 280 याद रखना है आपको। अब अगर बात की जाए 15वें वित्त आयोग की, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी थी और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर इसकी जो अवधि है वो 2020 से लेकर के 2025 तक रहेगी। ये आपको इसकी अवधि याद रखनी है। इस 15वें वित्त आयोग की अवधि 2025 तक रहेगी। अगर हम बात करें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है और इनके 4 अन्य सदस्य भी हैं। ठीक है, एक है इसके अध्यक्ष जो एन.के. सिंह है और इसके 4 सदस्य कौन कौन हैं? अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र, अनूप सिंह, अजय नारायण झा। फिर से देख लीजिए, 4 सदस्य अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र, अनूप सिंह और अजय नारायण झा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें ही एडिशनल क्वेश्चंस और आपसे भी ये पूछे जाते हैं कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है या वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त करते हैं। अगर हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें, राज्य वित्त आयोग की, तो राज्य वित्त आयोग के लिए आर्टिकल 243 क्लॉज 1 में बात की गई है स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए। अब आर्टिकल हमने बताया कि वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल 280 बताया गया है और एक आर्टिकल और होता है 281। आर्टिकल 280 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करेगा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। 281 में इसमें जो सदस्य हैं कि भारत का राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा। तो ये दोनों आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं। एन.के. सिंह की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे, जो कि 15वां वित्त आयोग वर्तमान में चल रहा है, इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है, नंद किशोर सिंह। फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है, नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं हैं? यहाँ पर आपको कुछ बैंक, कुछ निगम दिए हुए हैं। आपको बताना है स्टैब्लिशमेंट डेट को देकर के कि स्थापना वर्ष कौन सा सही नहीं है। अगर पहले की बात करें, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना साल 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर आप सेकंड की बात करें तो ये पहला तो सुमेलित है, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, इसे हम बोलते हैं ICICI। बैंक का नाम आपने सुना है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर से सुन सकते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। इसकी स्थापना ओरिजिनली 1955 में 1955 में हुई थी
ओरिजिनली इसको बनाया गया था 1955 में, तो ये भी सही मैच्ड है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या इसी को बोलते हैं हम IDBI बैंक। इसकी स्थापना 1968 में नहीं जबकि 1964 में इसको स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये सही मैच नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे, ICICI का भी हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, ये मुंबई है, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई ही है। किसका? IDBI का। अगर आप बात करें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की, इसको बोलते हैं हम SIDBI। SIDBI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ। तो देखिए यहाँ पर आपको इन चारों बैंक निगम को याद रखना है। इनके हेडक्वार्टर सेपरेटली क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है और इनके स्थापना वर्ष भी अलग अलग क्वेश्चंस में फ्रेम कर सकता है। तो यहाँ पर 3 से 4 बैंकों के स्थापना वर्ष और उनके हेडक्वार्टर आपके सामने हैं। और यहाँ पर अब कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, जिसको यहाँ पर कहा गया नाबार्ड। अब आपसे नाबार्ड की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में पूछी हुई है। तो नाबार्ड को आपसे ये भी पूछता है, नाबार्ड के बारे में आपसे ये भी पूछता है कि नाबार्ड एक बोर्ड है या एक बैंक है। तो इसकी फुल फॉर्म पहले आप याद रखिएगा, नेशनल, यहाँ देखिए नेशनल, इसको याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। 12 जुलाई 1982 में स्थापना की गई थी नाबार्ड की, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। यहाँ पर आप एक और शब्द लिख लेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे आप कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अब इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ लेता है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई में है। ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो है इसका काम क्या होता है? देखिए कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और जो ग्रामीण विकास है, नाम से ही पता लग रहा है आपको, इसकी फुल फॉर्म से ही, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ये बैंक ऋण देता है, लोन देता है, पैसा उधार देता है। अब इसका गठन जो किया गया था किस समिति के आधार पर किया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो ये थी बी शिवरामन समिति। इस समिति का नाम याद रखेंगे, बी शिवरामन समिति। इस समिति के आधार पर ही गठन किया गया था नाबार्ड का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, देखिए यहाँ पर है सांविधिक तरलता अनुपात, इसको बोलते हैं SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में इसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। में वाणिज्य बैंकों को सकल जमाओं का कुछ अनुपात अपने पास रखना होता है। तो सांविधिक तरलता अनुपात होते हैं, इसमें जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिनमें हम अपने पैसे वगैरह जमा करते हैं, तो ये बैंक्स क्या करती हैं, इनके पास जो जमा होता है उस जमा का कुछ हिस्सा ये जो है लिक्विडिटी के रूप में अपने पास रखते हैं बैंक। ये कंपलसरी होता है। बाकी इसमें गोल्ड के रूप में, एसेट्स के रूप में, बॉन्ड के रूप में भी बैंक अपने पास कुछ हिस्सा सुरक्षित रखता है, कुछ अनुपात। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। अगर इसको देखें रिवर्स रेपो रेट जिसको हम बोल रहे हैं RRR, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, रिवर्स रेपो रेट जिसे आप RRR या RRR कह रहे हैं, ये वो दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। देखिए RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकों का ही बैंकर होता है और इससे जो है एक्चुअली इस स्टेटमेंट को आप रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये वो दर होती है, वो रेट होता है जिस पर जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो RBI को ऋण देते हैं। तो ये वाणिज्यिक बैंक RBI को जिस दर पर, जिस रेट पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, वही कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर वर्तमान में आपसे पूछे कि वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 3.35% रिवर्स रेपो रेट है। ये 22 मई 2020 का डेटा है ये वाला। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यहाँ ओनली 1 ठीक है, केवल 1 सही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बेसल समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो बेसल समझौता जो है बैंक जो होती हैं बैंकों के सुपरविजन के लिए, बैंकों की देखरेख के लिए या बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं बेसल समिति, यानी बेसल कमिटी ऑन दी बैंक सुपरविजन। ये कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेता है, बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन। ये आपको याद रखना है। तो ये बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये क्या है, ये बैंकों का पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन करता है। तो वित्तीय संस्थाएं जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं बैंक्स जैसे होती हैं, इनके जो जोखिम होते हैं उनका मूल्यांकन इसके द्वारा किया जाता है। तो ये बैंकिंग क्षेत्र का एक टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क यानी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा डॉक्टर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में जो मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क था उसको पुनरीक्षित और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिस समिति का गठन किया गया था उसे हम कहते हैं उर्जित पटेल समिति। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। देखिए मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को जो है पुनरीक्षित करने के लिए उर्जित पटेल समिति को बनाया गया था। अगर हम बात करें कौन सी समिति की, चलैया समिति का संबंध जो है कर सुधार से है, याद रखिएगा कर सुधार से है। रंगराजन समिति का संबंध जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बचत और निवेश का आकलन करना, और बी के चतुर्वेदी जो समिति थी इसका संबंध जो था वो सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल कंपनियां हैं उनकी वित्तीय स्थिति को पता करने के लिए था। तो ये चारों आपको क्लियर हो गई हैं, इनके थीम क्लियर हो गए कि क्यों ये कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे हम सेबी कहते हैं, इसके कार्य दिए हुए हैं नीचे और इन कार्य को देखते हुए आपको बताना है कि कौन कौन से सेबी के कार्य हैं। सेबी की फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछ लेता है, सेबी की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में कई बार पूछी और इसकी स्थापना वर्ष भी पूछा हुआ है, तो पहले इसी को जान लीजिए। इसका मतलब होता है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये एक बोर्ड है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष भी आपसे पूछता है, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी। एडिशनल क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों। अब देखिए इसके जो कार्य हैं, इसका एक हेडक्वार्टर पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने भी आज हमने बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं या जितनी बैंकिंग संस्थान देखे हैं वो आपको एक ना एक एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो ये है मुंबई, ज़्यादातर इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं, जिनके जहाँ आपको बता दिए गए हैं। तो सेबी का भी हेडक्वार्टर मुंबई में यानी महाराष्ट्र में। अब इसके कार्यों पर नज़र डाल लेते हैं, इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, जो अंडरराइटर एजेंट्स आदि, इन सब का रजिस्ट्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है। निवेशक शिक्षा को भी प्रोत्साहित करना इसका एक कार्य है, और स्टॉक एक्सचेंज और अन्य मध्यस्थों की जांच और उनका लेखा परीक्षण भी सेबी के द्वारा ही किया जाता है, और बहुत सारे शुल्कों की वसूली भी की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए ये जो दिया हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ आता है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से होगा या फॉरेक्स रिजर्व। इनमें से देखिए विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सी मदे आइटम इसमें शामिल किए जाते हैं, आपसे पूछ रहा है। तो इसमें स्वर्ण यानी गोल्ड भी शामिल किया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल की जाती है, इसमें SDR भी शामिल किया जाता है, और इसमें IMF में आरक्षित भंडार जो होते हैं वो भी शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये भी किया जाता है शामिल, ये भी है, ये भी है। इसमें विश्व बैंक में आरक्षित भंडार नहीं किए जाते, जबकि IMF में आरक्षित भंडार किए जाते हैं, ना कि वर्ल्ड बैंक के। इसको याद रखिएगा। तो पहले 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जिसको आप बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कब लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जिसे आप GST बोलते हैं, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं हिंदी में आप अप्रत्यक्ष कर। इसको भी याद रखेंगे किस तरह का कर है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो GST कितने प्रकार की होती हैं ये भी आपको याद रखना है। GST जो टैक्स होता है वो 3 प्रकार का बनाया गया है। एक होता है CGST, ये GST टर्म कॉमन रहेगा। एक होता है SGST, एक होता है
एक होता है IGST, इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। टाइप आपको 3 याद रखने हैं। कौन कौन से हैं देखिए, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको बोलते हैं स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, ये IGST को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसकी जो है 3 ये हो गए। अब इसकी 5 अलग अलग दरें हैं, 5 अलग अलग रेट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए GST में 5 दरें होती हैं। ये भी याद रखना कि कितने प्रकार की दरें होती हैं GST में। 3 प्रकार के GST होते हैं, 5 प्रकार की इसमें दरें हैं। 0% होती है, 5% होती है, 12% होती हैं, 18% होती हैं और 28% होती हैं। अब आपसे ऑप्शन में ये पाँचों के पाँचों दे करके पूछ लेता कि इनमें से कौन सी दर GST में शामिल नहीं है, तो 0, 5, 12, 18, 28 याद रखेंगे। और किन पर GST नहीं लगाया जाता है, देखिए जितने पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जो मादक द्रव्य होते हैं और बिजली, इन पर GST नहीं लगाया जाता है। इस हिसाब से ठीक है, आपको ये याद रखना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एंजल टैक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये एंजल टैक्स क्या होता है? एक्चुअली जब कोई नया स्टार्टअप, नए कोई उद्योग शुरू किया जाता है, लोग जैसे उद्योग शुरू करते हैं, तब क्या करते हैं, उस उद्योग को शुरू करने के लिए बाहर से या दूसरी जगहों से फंड जो है जुटाया जाता है। तो कारोबार के विस्तार के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स निवेश जो है जुटाने का इंतज़ाम करती हैं कंपनियां। इस निवेश के एवज में जो पैसा देने वाली कंपनियां होती हैं, जो संस्था होती हैं, उनको शेयर जारी किए जाते हैं। तो ये शेयर जो होते हैं, जो नॉर्मल जो मार्केट रेट होता है, उससे ज़्यादा ही जो है, उससे ज़्यादा कीमत पर ये शेयर जारी किए जाते हैं। लेकिन एक तरीके से जब ये ज़्यादा कीमत पर ये शेयर जारी किए जाते हैं, तो इस पर जो है इनकम भी एक तरीके से, इस शेयर की जो अतिरिक्त इनकम है, जिसको ज़्यादा पैसा ले रहा है उस पर लगा करके, उसको जो है इनकम के तहत ही माना जाता है। और जो इस इनकम पे जो टैक्स लगता है, उसे ही यहाँ पर एंजल टैक्स कहा जाता है। तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि जो भी कोई स्टार्टअप शुरू होता है, नए स्टार्टअप से जुड़े लोगों पर ये टैक्स लगाया जाता है। जो जैसे मान लीजिए किसी ने स्टार्टअप शुरू किया, किसी ने कोई नया काम शुरू किया, इसके लिए बाहर से कोई कंपनी जो है इसको फंड या पैसा देगी, तो ये क्या काम, जिसने स्टार्टअप शुरू किया है, ये अपनी जो है इसको कुछ शेयर देगा। और वो शेयर ऐसे देता है कि इस शेयर को वो जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है, मार्केट रेट से ज़्यादा में देता है इसको शेयर। जो ज़्यादा में बेचा है इसने, मार्केट रेट से जो पैसा इसने कमाया है, वो भी इसकी इनकम का हिस्सा होता है। जो एक्स्ट्रा इसने कमाया है उन शेयर्स पर, उसी पर जो टैक्स लगता है, उसी को एंजल टैक्स कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एंजल टैक्स उन निवेशकों पर लगाया जाता है जो शेयर के अतिरिक्त कीमत से आय को अर्जित करते हैं। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि एंजल टैक्स स्टार्टअप से जुड़े लोगों पर लगाया जाता है जो शेयर को बाजार मूल्य से ज़्यादा कीमत पर जारी करके आय कमाते हैं। उसी आय पर जो टैक्स लगेगा उसको एंजल टैक्स बोलेंगे। इसकी शुरुआत तो की गई थी साल 2012 में। वर्तमान में जो इसकी रेट है वो 30% है, याद रखेंगे 30% है। और इसके माध्यम से जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने की कोशिश भी की जाती है। अलग अलग ऑप्शंस में फ्रेम कर सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसकी शुरुआत तो हुई थी साल 2017 में, और इस योजना का क्रियान्वयन जो किया जाता है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, कृषि का जो आधुनिकीकरण करना है, एक तो मॉडर्नाइजेशन, और कृषि बर्बादी को कम करना होता है। इस योजना के तहत 2016 से लेकर के, इसको याद रखेंगे किस अवधि को, इस 2016 से लेकर के 2020 तक की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए, याद रखेंगे 6000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं इस योजना के लिए। इस योजना से लगभग 20 लाख किसानों को जो है लाभ होने का अनुमान, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया था, किसान संपदा योजना को। तो ये आती है ऑप्शन ए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है। जो देश की नेशनल इनकम है उसकी गणना वर्ष बताना है, किस वर्ष को रेफरेंस लिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के द्वारा जो उत्पादित जितनी भी वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, और उसकी जो सेवाएं हैं, उन सभी का मूल्य ही कहलाता है नेशनल इनकम। तो किसी भी देश की अगर आपको वृद्धि देखनी है, किसी भी देश की प्रगति देखनी है, तो उसकी नेशनल इनकम से ही पता लगती है। तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना जो है वर्तमान में की जाती है 2011-12 वर्ष के आधार पर। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इससे पहले ये आय जो है इसकी गणना इस वाले वर्ष के आधार पर की जाती है। वर्तमान में तो ये 2011-12 के आधार पर ही की जाती है। अब देखिए राष्ट्रीय आय से जो मतलब होता है वो एक देश की वित्तीय वर्ष में जो आर्थिक क्रियाओं से जो भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं उनके अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग से होता है। अब इसमें राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित रूप में हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कुछ आपके पास टर्म्स निम्नलिखित, यहाँ हम कहने का मतलब ये है कुछ 4-5 टर्म्स होते हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे मार्केट कॉस्ट होती है, फैक्टर कॉस्ट, ये इकोनॉमिक में चला जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संगठन करता है, तो ये की जाती है NSO के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको हम कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, कब नहीं की गई थी, किस लिए की गई थी। पर्पस पूछ रहा है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की योजना की शुरुआत किस लिए की गई थी। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं, उसमें जो काम कर रहे लोग हैं उनके लिए ये चालू किया गया था इसको। तो एक पेंशन योजना थी जिसमें 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले जो काम करने वाले लोग हैं वो लाभ उठा सकते थे। तो अगले 5 वर्षों में जो असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिक हैं और कामगार हैं उनको लाभान्वित करने के लिए इसको लाया गया था, शुरू किया गया था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा नज सिद्धांत, नज थ्योरी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो नज थ्योरी थी इसका संबंध एक्चुअली अर्थशास्त्र से है, इकोनॉमिक्स से है। इसका प्रतिपादन या इसको किसने दिया था ये भी आप याद रखेंगे, रिचर्ड थेलर, याद रखिएगा रिचर्ड थेलर थे, और केस सनस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति या समूह को जो है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय के संदर्भ में जो है मानसिक बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है इस थ्योरी के अंतर्गत। जैसे भारत में स्वच्छ भारत मिशन आया था वो इसी सिद्धांत पर आधारित था, मतलब जिससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जो है सकारात्मक भाव आए, सकारात्मक बदलाव लाया जा सके लोगों के अंदर। तो ये वही थ्योरी है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है व्यक्ति या समूह के बीच में किसी विषय के अंतर्गत मानसिक रूप से उसमें बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और रिचर्ड थेलर, याद रखेंगे इसका प्रतिपादन किया था रिचर्ड थेलर ने और केस सनस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची 1 है, यहाँ सूची 2 है। यहाँ पर आपको पंचवर्षीय योजनाएं दी हैं, 5 ईयर्स प्लान्स दिए हैं और इनके यहाँ पर थीम दिए हैं या गोल दिए हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था इसमें दिया हुआ गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल नहीं। अब ध्यान से सुनते चलिएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत साल 1951 में की गई थी, 1951 में। ये भी पूछ लेता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 1951 में। ये किस मॉडल पर आधारित थी ये भी पूछता है, तो ये थी हैरोल्ड डोमर, याद रखिएगा हैरोल्ड, जो प्रथम की बात कर रहे हैं हम, हैरोल्ड डोमर ये मॉडल था, इस पर आधारित थी। और इस योजना में जो है कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पर हो जाएगा ए को आप मैच करेंगे 4 के साथ में, यानी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये आई थी 1956 से 1961 तक चली थी। ये पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी, यानी बी का हो जाएगा थर्ड, पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके अंतर्गत जो देश में उद्योग थे, इंडस्ट्रीज को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी गई थी। अगर बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, इसमें DR गडगिल पर ये जो है आधारित थी। इसका फोकस जो था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्राप्त करना था। अगर पंचम यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसका लास्ट ऑप्शन जो बचता है आपका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है, 5वां पहला भी बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखने। पंचम पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था इसमें। बाकी आपको एज इट इज याद रखने हैं, अब आपको मैच करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई सक्षम परियोजना किससे संबंधित है। तो देखिए जो सक्षम परियोजना है वो भारत सरकार के द्वारा ये नवीन अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं इस नेटवर्क से संबंधित है। नवीन अप्रत्यक्ष
कर नेटवर्क से संबंधित है। तो सक्षम परियोजना को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसे हम कहते हैं सीबीआईसी, इसको याद रखेंगे सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का जो एक नया इनडायरेक्ट कर नेटवर्क इसको कहा जाता है। ये परियोजना जो है वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी, ठीक है, इसके सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क कोड को मजबूत करने के लिए लाया गया था। अब इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को उनके समयानुसार व्यवस्थित करना है। इनमें से कौन सी योजना पहले लॉन्च की गई थी? क्वेश्चन आंसर सिंपली ये है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, इसकी शुरुआत की गई थी। आप याद रखेंगे, वर्ष याद रखने हैं जो मेंशन किए जा रहे हैं, ये वर्ष कई कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। और कहाँ से शुरू की गई थी? ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसको शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो बलिया जिला है, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार थे उनको एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाना था। एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाना था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। पहले का आप जान गए। तो ये कनेक्शन जो है घर में महिला के नाम पर दिया जाता था, ठीक है। तो इसका आपको 2016 हो गया। अगर आम आदमी बीमा योजना की हम बात करें, आम आदमी बीमा योजना एक केंद्र की तरफ से प्रायोजित योजना थी। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। इसकी शुरुआत तो वर्ष 2007 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो ग्रामीण भूमिहीन परिवार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा देना था, ठीक है। गांव में रहने वाले जिन पे अपनी ज़मीनें नहीं थी, ठीक है, बिना ज़मीन के रहने वाले जो परिवार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत था। अगला देखें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये एक जीवन बीमा योजना थी। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। वर्ष याद रखेंगे, वर्ष इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका थीम, इस योजना की शुरुआत 2015 को की गई थी। इसके अंतर्गत जो अंशदाताओं को 330 रुपये का जो वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा इनको मिलना था। लाइफ इंश्योरेंस था ये। कैसे कि इस योजना के अंतर्गत अगर कोई जो भी पार्टिसिपेंट आप कह सकते हैं, जो भी जैसे आप लोग उसमें मान लीजिए इस योजना के तहत आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया और साल के आपने 330 रुपये जमा करवाई प्रीमियम के तौर पर इसमें किस्त के रूप में। अगर आपकी डेथ होती है तो डेथ होने पर इसमें 2 लाख रुपए का, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्राप्त होता है। तो ये एक योजना है। जनश्री योजना की अगर हम बात करें, ये योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो ग्रामीण और शहरी व्यक्ति, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे, चाहे वो शहर में रहने वाला हो चाहे गांव में रहने वाला हो, उनको जीवन सुरक्षा प्रदान करने के लिए आई थी। ये सन 2000 में आई थी एग्जैक्टली। अब इनके वर्ष आप देख सकते हैं कि कौन सी पहले आई थी। तो इसमें ये सबसे पहले आई थी ये 4 नंबर का। उसके बाद में 2007 यानी 4-2 ऑप्शन में आप करेंगे 4-2। अब ये 3-1, इसका आंसर हो जाएगा 4-2-3-1, इस ऑर्डर में ये आई थी। तो इसका आंसर डी करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य इनमें से क्या है? आपको थीम बताना है, इसका आदर्श थीम क्या था 2011 की जनगणना का। 2021 में अगली जनगणना आने वाली है। तो 2011 का जो शुभंकर अगर आपसे पूछे तो एक शिक्षिका को जो है शुभंकर बनाया गया था। इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसका आदर्श वाक्य है। इसको याद रखिए। ये भारत की 15वीं जनगणना है या 15वीं जनगणना रह जाएगी अब ये, और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। वर्तमान में जो इस जनगणना आयुक्त हैं, वर्तमान में जो सेंसस कमिश्नर है वो हैं विवेक जोशी। ये नाम भी आपको याद रखना है। विवेक जोशी जो हैं वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब भारत में जनगणना की शुरुआत साल 1872 में की गई थी, लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम सेंसस पे पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप देख रहे हैं हम ये 18 क्वेश्चन, हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 18 नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें अब आप 50 से ऊपर क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी आधा घंटा होने को है लगभग। देखिए हमने जो है अभी कुछ दिन पहले, कुछ नहीं परसों ही जो है हमने आपकी डिमांड पर ही जो रीजनिंग को शुरू किया था। 3 वीडियो सेम डे पर ही हमने अपलोड किए थे, लेकिन उसको देखा किसने? आप लोग देखना नहीं चाहते हैं उस तरह के वीडियोस, इसलिए हमने रोका हुआ था। कोई भी सब्जेक्ट हम शुरू तो कर देंगे लेकिन उसको देखेंगे नहीं, 1 या 2 लेक्चर देखेंगे उसके बाद देखना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरह से पूरी मेहनत वेस्ट जाती है, इसलिए उनको ब्रेक कर दिया जाता है, इसलिए फिर आगे बढ़ाने का उसको मन नहीं करता
है ना। तो ये सिर्फ आपके ही फायदे के लिए, जो मैथ्स और रीजनिंग आप करना चाहते हैं तो एग्जाम में आएगी, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये आपकी फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर उसको स्किप करके आप जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन छूट कर ही रह जाएंगे आपके। और जितना आप अगर जीएस पर भी फोकस करते हो तो जीएस अनंत है, इनफाइनाइट है, कहाँ कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि हम आपको सारा कुछ कराएं, कोई भी टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इधर उधर के सब कवर कर लिए जाएं, ठीक है। लेकिन अनंत होती है जीएस, आप याद रखिएगा। तरीका यही होता है जो हम आपको यहाँ करवाते हैं। अगर आप फिर से जो है हम शुरू करेंगे उसको, मैथ्स रीजनिंग को रिज्यूम करेंगे, अगर आप देखना चाहते हो देख लीजिएगा। मैक्सिमम अगर 3000 लोग भी इसको देख रहे हैं तो हम उसको कंटिन्यू कर ले जाएंगे, लेकिन अगर 1000 तक ही रह गए तो उसको बंद कर दिया जाएगा, ये बात तय है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में से कौन सा भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं? बढ़ते क्रम में आपको बताना, सही क्रम बताना है कौन सा है। तो देखिए इसमें भारतीय जनगणना जो 2011 थी उसके अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, सिक्किम आप जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यानी नीचे से बताना है आपको। तो सिक्किम में जो है यहाँ पर सिक्किम, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। उसके बाद नंबर आता है, सिक्किम के बाद आता है मिजोरम का, मिजोरम के बाद आता है नंबर अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश के बाद नंबर आता है किसका? गोवा का, गोवा के बाद आता है नंबर नागालैंड का, ठीक है। ये तो है न्यूनतम जनसंख्या वाले निचले क्रम से, यानी इससे पहले भी कौन सा आएगा एक राज्य? सिक्किम आ जाएगा मिजोरम से पहले, ठीक है। तो ये नीचे से बढ़ता हुआ क्रम है। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 शीर्ष राज्य कौन से, तो उसमें आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पे जिसमें 16.5% जनसंख्या भारत की है। महाराष्ट्र में 9% जनसंख्या यानी 9.28% महाराष्ट्र में। इसके बाद नंबर 3 पे बिहार, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 5 पे आंध्रा, इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए इस वाली टेस्ट सीरीज को जो हमने शुरू किया है, इसका लेवल आप देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इतना ही आपसे कहा जाता है, उसी की वजह से जो है आप लोग नहीं देख रहे थे। तो जब आप लोग नहीं देखोगे किसी चीज़ को तो उसको बनाने का फ़ायदा ही क्या रहेगा, है ना। वो आप ही के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए तो कभी कभी ये दिमाग में ये भी आता है कि उन सब में मेहनत तो लगती है, लेकिन वही चीज़ अगर आपको पेड सिस्टम में दी जाए तो उनको भाग करके ले लोगे, भले ही चाहे आप उसको खरीद करके पढ़ो ना, एक तरफ वो पढ़ा रहे। क्वालिटी मैटर की कभी जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन हम यहाँ पर अभी दे रहे हैं फिलहाल। हमने कहा था कमिटमेंट है हमारा खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए, तो करवाएंगे ही आपको। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन है और एक दूसरा कारण है। पहला कथन है न्यूनतम लिंगानुपात यानी मिनिमम सेक्स रेशियो वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप यहाँ बोला गया है, और इसका रीज़न बताया गया। यहाँ पर ये रीज़न नहीं है, ये रीज़न है, यानी इसका कारण बताया गया कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। देखिए जो भारत की जनगणना 2011 थी उसके हिसाब से जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो पौंडीचेरी है। 1037 है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं उसको, यहाँ पर याद रखेंगे 1000। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी 1037, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव है। दमन एंड दीव में है 618, ठीक है, दमन एंड दीव में 618 है, ना कि लक्षद्वीप है। तो ये तो गलत हो जाता है इसके हिसाब से फिर, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार ही जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला या सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है, 91.8% है, ठीक है। ये सही है स्टेटमेंट, ये इसका रीज़न तो सही है, ठीक है, रीज़न सही है। इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कारण सही है परंतु ए गलत है इसका। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में यहाँ पर बौद्ध संगतियाँ दी गई हैं, ये समोति नहीं है एक्चुअली, ये संगति हैं। जो प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी, अब इनके सामने इनके अध्यक्षों को दिया गया है, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जगह कहाँ पर, कभी कभी जगह अलग क्वेश्चन में भी फ्रेम कर देता है, ये राजगृह में हुई थी, आप जानते हैं ये राजगृह में हुई थी। और इस किसके शासनकाल में हुई थी? ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। और इसकी अध्यक्ष कौन थे? ये थे महाकश्यप या महाकश्यप। देखिए पहले को ए को मिलाएंगे हम सेकंड से। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वैशाली में हुई थी, काल अशोक के शासन में हुई थी, और इसको जो है सबाकमी या सुबुकामी ने जो है
इसकी अध्यक्षता की थी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के, सम्राट अशोक के टाइम पे हुई थी, और ये मोगलीपुत्र तिस के टाइम पे हुई थी। बची चतुर्थ यानी चौथी बौद्ध संगीति, ये कुंडल वन में हुई थी और ये कनिष्क के समय में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे अश्वघोष या फिर ऑप्शन में मिलेगा कौन, वसुमित्र। ठीक है, आपको ऐसे करना है, ये आप अब मैच कर लेंगे, इसको मैच करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों के काल अनुक्रम को व्यवस्थित करना है। ये देखिए, जो दिल्ली सल्तनत थी ये उसके शासक हैं। यहाँ पर ग्रेटर देन का मतलब यहाँ ये है कि पहले कौन शासक आया था, उसके बाद कौन, ये क्रम आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी पर आप नज़र डालेंगे, यहाँ पर इसके अनुसार जो सही क्रम है वो गयासुद्दीन, पहले तो है बलबन, बलबन के बाद में आया था गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद में आया था फिरोज शाह तुगलक। ये ऑर्डर सही है, ये सब करवाया जा चुका है आपको। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। चलिए कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि पहले कौन आया था, बलबन। बलबन का टाइम पीरियड था 1266 से लेकर के 1286। जस्ट फॉर रिवीजन, ठीक है, माइंड नहीं करिएगा किसी भी एक्सप्लेनेशन को, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। सॉरी, 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है ये। और ये मंगोलों के जब अटैक हुए थे तो मंगोलों के अटैक को जो है एक तरीके से रक्षा करने में सफल रहा था, और इसने अपने राज दरबार में सिजदा और पैबोस नाम की प्रथा की शुरुआत की थी। सवाल आता है कि सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई दिल्ली सल्तनत में, आंसर होगा बलबन। ठीक है, अब बलबन ने जो है फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक नवरोज उत्सव को भी शुरू किया था। नवरोज किसने शुरू किया था, बलबन ने। ठीक है, अपने विरोधियों के प्रति जो है बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी बलबन ने ही अपनाई थी। और यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद ने जो है बलबन को उलूग खां की उपाधि भी दी थी। उलूग खां किसको कहा जाता था, बलबन को कहा जाता था। बलबन के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि रहा करते थे कौन कौन थे, अमीर खुसरो थे, अमीर हसन थे। ये एडिशनल फैक्ट जो याद रखने, बहुत पूछता है इनमें। बलबन ने दीवाने अर्ज नाम का एक विभाग बनाया था, जिसे सैन्य विभाग कहा जाता था उसका। बलबन ने ही तुर्के चालीसा इस गुट को समाप्त किया था। तो बलबन के नाम पे इतनी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से मिल जाता है जो बलबन के नाम पे है। अगर अब गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। 1320 में जो है इसने खुसरो को पराजित किया था, और गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। सिंचाई के लिए इसने कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था, और अगर हम कहें संभवतः ये कहा जाता है कि नहरों का निर्माण करने वाला सबसे पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इनके नाम पर हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास में ही जो पहाड़ियाँ थीं वहाँ पर तुगलकाबाद नाम का एक नगर भी स्थापित किया था। इसको भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट देखिए, अगला है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 तक ये जो है जूना खां, इसको देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो मध्यकालीन भारत के जो जितने भी सुल्तान हुए थे उसमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति माना जाता था। अब नेक्स्ट, अब इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक विभाग की भी स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी भी स्थानांतरित की, और उसका नाम इसने दौलताबाद रखा था। 1333 ईस्वी में अफ्रीका का एक यात्री था इब्ने बतूता, इसी के दरबार में आया था वो। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको रिवीजन करवा दिए गए हैं, कम से कम 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बोल दिए होंगे आपको। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें, देखिए इब्ने बतूता की किताब थी रहला में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें 1351 से लेकर 1388 तक जो है इसका शासन था, इसको भी आपको याद रखना है। तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात बनाया, दीवाने बंदगान बनाया, दीवाने इस्तेहाक बनाया, दारुल शफा बनाया। दारुल शफा अस्पताल को कहा जाता था उस समय, दारुल इस्तेहाक कहा जाता पेंशन विभाग को। दीवाने बंदगान दासों की देखरेख के लिए बनाया गया था, दीवाने खैरात
जो अनाथ मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां और विधवाएं थी, उनकी हेल्प के लिए दीवाने खैरात उसने खोला था। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। दिल्ली सल्तनत को हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूरा समेट लिया है। इसके हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। देखिए बता दीजिएगा, 1 घंटा हम करने की कोशिश करेंगे इसको। क्वेश्चन तो आपके 50-60 से ऊपर निकल ही चुके हैं यहाँ पर, लेकिन 1 घंटा में करने की कोशिश करूंगा इसको। आप बता दीजिएगा कि 1 घंटे तक आप इसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ को। ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। जैसा कहेंगे आप 30 मिनट का चाहते हैं तो 30 मिनट का कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, नहीं देखा जाएगा, व्यूज़ उस पर नहीं रहेंगे 1 घंटे पर, तो उसके हिसाब से फिर हम उसको डिक्रीज भी कर देंगे। ये याद रखिएगा। शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था? तो देखिए, पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध। बाबर और दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया, तोप खाने का इस्तेमाल किया, और इस युद्ध नीति को कहा गया तुलगमा मेथड या तुलगमा पद्धति। इसमें जो है पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसे इसमें पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया। किसने किया था? बाबर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हुए हैं? तो भारत में जो मंदिर निर्माण की जो कला है, जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, वो 3 तरह की शैलियां प्रचलित हैं। एक नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली, तीसरी बेसर शैली। नागर शैली जितने भी उत्तर भारत के मंदिर हैं, हिमालय से लेकर जो विंध्य तक का क्षेत्र है, तो यानी आप कह सकते हैं उत्तर भारत में जितने भी मंदिरों का निर्माण है वो जो है नागर शैली में किया गया है। तो उड़ीसा में निर्मित मंदिर जो हैं इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी जो उड़ीसा के मंदिर हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? अगर आपसे पूछा है, नागर शैली में। द्रविड़ शैली का प्रसार जो हुआ है कृष्णा नदी से जो है कुमारी अंतरीप के मध्य में जितने भी मंदिर हैं उनके लिए है। इस शैली के जो मंदिर हैं वो आयताकार और शिखर जो है पिरामिड की तरह था। द्रविड़ शैली की बात करें तो चोल शासकों के द्वारा कराए गए जो मंदिरों का निर्माण था वो द्रविड़ शैली में ही किया गया था, ठीक है। और बेसर शैली, इस शैली में दोनों शैलियों का मिश्रण कहा जाता है बेसर शैली को। तो ये जो है चालुक्य शासकों ने जो बनवाए थे वो बेसर शैली में बनाए थे। तो ये देखिए, भुवनेश्वर और जो पुरी के मंदिर हैं वो कहाँ पर हैं, वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? ये नागर शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला क्वेश्चन है, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस स्थान को पूर्व का शिराज कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस किया है ये हमने अलग अलग टेस्ट, मॉक टेस्ट में ये, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां की याद में एक नगर स्थापित किया था, जौनपुर। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे पर है जौनपुर। तो जौनपुर मुस्लिम विद्या के केंद्र के रूप में जाना जाता है, मुस्लिम शिक्षा के रूप में। इसी के कारण इसको जौनपुर को जो है सिराज हिंद कहा जाता है, या इसी को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। तो सिराज क्या है? सिराज ईरान में एक मध्यकालीन इतिहास का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। तो जौनपुर को ईरान के इस शहर से कंपेयर किया जाता है। तो जौनपुर को ईरान के इस शहर के जो है पूर्व में स्थित होने की वजह से, ईरान इधर है, इंडिया यहाँ पर है, तो ये ईरान के पूर्व में हुआ ना, ये भारत में जो जौनपुर है, तो ये इसको हम कहेंगे पूर्व का शिराज, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें देखिए क्वेश्चन है, मधुरा, ये मधुरा है, ठीक है, मधुरा नहीं, मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो देखिए, जो मधुरा विजय गंगा देवी की कृति है, ये ऑप्शन बी गंगा देवी। इसमें लेखिका ने अपने पति जो बुक्का प्रथम थे उनके विजय अभियानों का, जो विजय अभियान थे उनका जिक्र इसमें किया है। तो विजयनगर के शासक दक्षिणी भारत के जो विजय अभियान हुए थे इस काव्य ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे। बुक्का प्रथम के बारे में आप जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो संगम वंश की नींव बुक्का प्रथम के द्वारा ही रखी गई थी, इसको याद रखेंगे। और जो विजयनगर की स्थापना थी उसको किसने, विजयनगर को बुक्का और हरिहर नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर एम्पायर को बनाया था। ये भी आपको करवाया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मिलिंद पन्हो एक क्या है इनमें से? मिलिंद पन्हो मिनेंडर जो था, मिनेंडर के क्वेश्चंस थे, ये एक पाली ग्रंथ था। इसके लेखक जो है बौद्ध विद्वान जो कहे जाते हैं वो है नागसेन ने लिखा था किसको? मिलिंद पन्हो को। और इसमें जो है इस ग्रंथ में जो यवन का शासक था मेनांडर, उसमें बौद्ध ग्रंथ से संबंधित प्रश्न पूछा करता था बौद्ध भिक्षु नागसेन से। और नागसेन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए संतोषजनक जो है उसको उत्तर दिए थे। तो इन दोनों के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर जो क्वेश्चंस थे मेनांडर के और जो इनके जवाब थे नागसेन के, उन सब का कंपाइलेशन है इसके अंदर, ठीक है।
इसी को पाली ग्रंथ कहा जाता है, ये पाली ग्रंथ कहलाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग के युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। इसी बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने हम जो है जितने भी इसके शिलालेख थे उनको डिस्कस कर लेंगे अशोक के। तो अशोक को जाना जाता है उसके शिलालेखों, उसके अभिलेखों की वजह से। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 तरह के उसके अभिलेख थे, एक तो शिलालेख हुआ करते थे उसके, एक स्तंभलेख, एक गुहालेख। तो अशोक के जो शिलालेख थे उसकी खोज की गई थी 1750 ईस्वी में। ये थे पादेत्री फैथेलर, इनको याद रखेंगे, फैनथेलर थे ये, नाम याद रखेंगे, फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी, जो कि संख्या में 14 थे। पहला शिलालेख अशोक का, उसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। दूसरा अभिलेख की अगर हम बात करें अशोक के, इसमें मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया गया था। तीसरे अभिलेख की हम बात करें, इसमें राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष जो है दौरे पर जाने का आदेश दिया गया था। ध्यान से सुनते जाइएगा, जस्ट फॉर रिवीजन। आपके चौथा शिलालेख जो था उसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। 5वें शिलालेख में जो धर्म महामात्र थे उनकी नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई थी। छठा शिलालेख था आत्मनिर्णय, जिसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। 7वां और 8वां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। पूछ सकता है आपसे कि अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किस अभिलेख में, शिलालेख में मिलेगा आपको, 7वीं और 8वीं में। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। 10वां शिलालेख में जो था राजा और उच्च अधिकारी जो हुआ करते थे हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे, ये बताया गया था। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई थी, अशोक के धम्म की व्याख्या। 12वें शिलालेख में जो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई थी। 13वां जो शिलालेख था, ऑप्शन सी, 13वां जो शिलालेख था इसका, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था और अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात की गई थी और इसमें पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया था। इस कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो पूरी तरह से बदल जाता है। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त अधिकारी जो वस्तुओं का परमिट जारी किया करता था वो क्या कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी है, यहाँ लिख लेंगे पूरा नाम, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक महत्वपूर्ण जो बाजार व्यवस्था यानी मार्केट सिस्टम जो है इसने शुरू किया था। ठीक है, मार्केट सिस्टम में सुधार इसने किए थे। इस कार्य की सफलता के लिए उसने कई प्रकार के बाजार, उनकी देखरेख के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी इसने कर रखी थी। इसमें जो है, चलिए तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार्केट सिस्टम के लिए नियुक्त अधिकारियों में जो वस्तुओं को परमिट जारी करता था वो कहलाता था परवाना नवीस। ठीक है, ऑप्शन सी, परवाना नवीस। अब उसने बहुत सारे और भी अधिकारी थे, वो भी एग्जाम में, जैसे यहाँ ये वाला पूछ लिया, कोई दूसरा भी पूछ सकता है आपसे। एक था शहना ए मंडी, ये हमने डिस्कस किया था आपसे इतिहास के कोर्स में। ठीक है, शहना ए मंडी में जो है जो खाद्यान्नों की जो बिक्री हुआ करती थी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री के हेतु लाया जाता था। ये बाजार का अधीक्षक हुआ करता था शहना ए मंडी। शहना ए मंडी जहाँ पर खाद्यान्न को बिक्री के हेतु लाया जाता था उसे शहना ए मंडी, उस शहना ए मंडी का अधीक्षक कहा जाता था। ठीक है, अब है सराय अदल। सराय अदल में जो था, यहाँ जो कपड़े, वस्त्र, जैसे शक्कर, जड़ी बूटी, मेवे या दीपक जो जलते थे उस वक्त, उनके तेल, ठीक है, और बहुत सारी जो निर्मित वस्तुएं थी उनकी बिक्री के लिए सराय अदल आया करते थे। और बरीद नाम का जो अधिकारी था, बरीद, वो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। ठीक है, दीवान रियासत था, वो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। तो ये सारे इसके टाइम के हैं अलाउद्दीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी नीति थी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी नीति थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर के 1509 तक भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था, याद रखेंगे। और भारत में इसने बहुत सारे पुर्तगाली दुर्ग भी बनवाए थे। ठीक है, इसने जो है, इसका लक्ष्य सुरक्षा को छोड़ करके जो हिंद महासागर था ना, हिंद महासागर के जो व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है, ये भारत है, ठीक है, यहाँ पर जो हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, यहाँ पर ये पूरा हिंद महासागर, इसकी जो मंशा थी, इसने अपना मेन एम जो सुरक्षा थी उसको नहीं रखा था। इसने जो हिंद महासागर में जो व्यापार था, इस व्यापार पर केवल और केवल पुर्तगालियों का अधिकार स्थापित करने के अंतर्गत जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति की एक नीति अपनाई थी। ठीक है, इसको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति को अपनाया था। अल्मीडा के बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर बनता है, ये भी याद रखेंगे। भारत में पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक
अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, ये भी याद रखेंगे। और इसी ने जो 1510 में बीजापुर के जो सुल्तान था आदिल शाह, उससे गोवा को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गवर्नर जनरल यहाँ दिए, यहाँ पर इनके सुधार दिए हैं। अगर हम बात करें शिशुवध पर जो रोक लगाई थी, देखिए शिशुवध पर रोक लगाने वाला गवर्नर जनरल था जॉन शोर, ठीक है। जॉन शोर के समय में 1795 में बंगाल नियम 21 आया था, ठीक है। इसके तहत जो है शिशु हत्या को साधारण हत्या के रूप में माना गया था, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? शिशुवध, ये सुमेलित नहीं है। तो ये शिशुवध पर रोक लगाने वाला गवर्नर जनरल जॉन शोर था, याद रखेंगे जॉन शोर था। अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, इसके समय में जो ठग थे, ठगों का दमन किया गया, ठगी प्रथा को यहाँ खत्म किया गया, ठीक है। इसके लिए इसने एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम था कार्ल स्लीमैन। अगर ऑप्शन में मिलेगा, विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था, कार्ल स्लीमैन, ठीक है। इसने 1830 तक ठगों का पूरी तरह से दमन कर दिया था। अगर हम बात करें नरबली प्रथा की, नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हॉर्डिंग प्रथम को जाता है। इसके लिए इसने एक अधिकारी को चुना था जिसका नाम था कैंपबेल, इसको आप जानते हैं, इसने ये प्रथा समाप्त कर दी थी, नरबली प्रथा। अगर आप बात करें दास प्रथा की, तो ये गवर्नर जनरल था, ये एलन बरो था, इसने जो है दास प्रथा को खत्म किया था। तो ये मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम कोठी या पहली कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? तो भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी लगी थी 1668 में। वर्ष इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये सूरत में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साल 1969 में मसूलीपट्टनम में इनकी दूसरी फ्रांसीसी कोठी लगी थी। पहली तो पूछी जाती है एग्जाम में, दूसरी लगी थी इनकी कहाँ? मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा। ये फ्रांसीसी है, दूसरी है मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग टेस्ट में इसको भी। प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? देखिए, विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए 4 व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया था। एक तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनको आप जानते हैं, बहुत बार नाम सुना है। और दूसरे थे डी कर्वे, ठीक है, डी के कर्वे थे। और तीसरे थे वीरेश लिंगम पुतूल, और एक थे विष्णु शास्त्री पंडित। इन 4 लोग थे ये। तो डी के कर्वे जो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाध्यापक हुआ करते थे। 1899 में इन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। और 1906 में जो है बम्बई में ये प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1906 में की थी। किसके द्वारा की गई थी? ये डी के कर्वे के द्वारा ही की गई थी, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आया था स्त्रियों के या विधवाओं के सुधार के लिए, एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। आपको ये याद रखना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। 1906 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो किसके द्वारा की गई थी? डी के कर्वे के द्वारा, याद रख लीजिएगा। डी के, ये डी है, ये के हैं, और ये कर्वे हैं। कई बार आपको ये करवा भी चुके हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण है। अब यहाँ पर आपको पहला कथन है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं रहा। पहले आपको इसको जस्टिफाई करना है, सही है या गलत है, पता कर लीजिए पहले। तो 1857 की जो क्रांति थी, जिस उद्देश्य के साथ उसको बनाया गया था, उसको प्लान किया गया था, उसमें सफलता उनको नहीं मिली थी। क्योंकि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सोचा था कि अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ दिया जाएगा, यहाँ से भारत को हम स्वतंत्र कर लेंगे। लेकिन जो औपनिवेशिक शासन था उसकी स्पष्ट समझ इन लोगों को नहीं हो पाई थी, और ना ही उनके पास कोई भविष्य का, फ्यूचर का कोई ऐसा कार्यक्रम था, एक सुव्यवस्थित विचारधारा थी जिससे इनको हटाया जा सकता। तो विद्रोहियों के औपनिवेशिक शासन को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए थे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कथन ए सही है, कथन ए भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है अपने इस कथन को। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है, निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए घटनाओं को सही काल क्रम में आपको लगाना है। देखिए कौन कौन सी घटनाएं पहले हुई थी। तो इसमें अगर आप देखें, होम रूल आंदोलन जो था वो 1916 में है, ये डेट आपको पता है। दूसरा अगर हम बात करें, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये भी आपको पता है, 1917 में हुआ था। दूसरा अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ था 1919 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में आया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प, देखिए यहाँ बी सही रहेगा, 4 1 3 2। नेक्स्ट सवाल,
1 आवर तक ही रहने देंगे और 50 क्वेश्चंस यहाँ नंबर 50 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। आज पहले ट्रायल देख लेते हैं आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है। देखिए, अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो जो यूट्यूब है, यूट्यूब की वीडियो पे सेटिंग है, सेटिंग में जाएंगे तो आप इस स्पीड को 1.5 गुना स्पीड पे देख सकते हैं, 2 गुना स्पीड पे देख सकते हैं, 1.25 की स्पीड पे देख सकते हैं, बढ़ाकर देख सकते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए, ये 1789 ईस्वी में विलियम जॉन्स ने कालिदास के द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगर अभिज्ञान शाकुंतलम के ओरिजिनली किसने लिखा था, किसने रचा था इसको, तो ये कालिदास थे। और विलियम जॉन्स थे, इन्होंने 1789 में इसका अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया था। 1792 में जॉन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और विल्किंस ने 1784 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। याद रखिएगा। अभी इनको बता देते हैं फिर से। देखिए, इसका आंसर तो हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले थे विलियम जॉन्स। अगर आप विल्किंसन की बात करें, विल्किंस ने जो है 1784 में भगवद गीता का, याद रखिएगा, भगवद गीता का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं भगवद गीता, ताकि आपको ये याद रखे। देखिए, सुनने और देखने से ये जो है आपको याद रहती हैं चीज़ें। अगला देखिए, अब भगवद गीता का प्रथम यहाँ पर एक सेकेंड बात करेंगे अभी किसकी। हाँ, तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। ये कथन किसका है? तो 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया था, ये राष्ट्रीय संघर्ष था। ये कथन था विनायक दामोदर सावरकर का, यानी वीडी सावरकर का। इसका ऑप्शन देखिए, ये विनायक है, ना कि ये गलत लिखा हुआ है, ये विनायक सावरकर हैं, या ऑप्शन में आपको मिलेगा वीडी सावरकर। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। ये देखिए, डायरेक्टली स्टेटमेंट आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, वो स्टेटमेंट किसने कहा, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल देखें, डाकेसबर्ग पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? डाकेन्सबर्ग पर्वत जो है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु है दवाना एंटलेयाना। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में मैदानों के प्रकार दिए गए हैं और उनके निर्माण स्थल दिए हुए हैं। जैसे अगर आप बात करें, इसमें कास्ट है, ये देखिए, ये कास्ट है, इसको इसमें आप इस तरह से लिखेंगे, ये मैदान होता है एक कास्ट, ऐसे। तो जो कास्ट के मैदान हैं ये चूने के प्रदेशों से निर्मित होते हैं। ये चूने जो हैं, ये चूना पत्थर वाली शैलों पर जल के बहने की वजह से अपर्दन होता है, कटाव होता है चूने का, और परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए का हो जाएगा। इसका 4 जो कास्ट के मैदान होते हैं वो चूने के प्रदेश कहलाते हैं। तो जैसे युगोस्लाविया है, युगोस्लाविया में जो है कास्ट के मैदान है, फ्लोरिडा में है, युकाटन में है। भारत के में जो चित्रकूट है, जो अल्मोड़ा के कास्ट के मैदान भारत में भी हैं। अगर हम बात करें लोयस मैदान की, लोयस मैदान का निर्माण जो है वायु के निक्षेपण से होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, वायु के निक्षेपण स्थल से होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, यानी हम बात कर रहे थे लोयस मैदानों की, इसमें वायु के निक्षेपण स्थल को कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, बनते कैसे? तो इसमें देखिए, ऐसे मैदानों का निर्माण, जो वायु होती है, पवन होती है, इसके जो जैसे ये जब बहती है, पवन बहती है, पवन बहने के साथ साथ में जो है अपने साथ में जो उड़ाई गई मिट्टी, बालू, रेत होती है, उनके जमा होने से जो भी एरिया बनता है उसे लोयस मैदान कहा जाता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जैसे चीन में शैनशी प्रांत है, वहाँ पर लोयस का मैदान है, ये याद रखिएगा, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है संप्राय मैदान क्या होते हैं? संप्राय मैदानों का निर्माण जो है अपर्दन द्वारा जो ऊंचे भूभागों के घिसने के कारण होता है। ठीक है, तो अपर्दन द्वारा ऊंचे भूभागों के घिसने के कारण होते हैं। बचे हैं जलोढ़ मैदान। तो जलोढ़ मैदान को आप जानते हैं, ये नदियों के द्वारा बनाए गए, नदियों के द्वारा जो अवसाद आते हैं, सेडिमेंट्स आते हैं, वो जो किनारे पर बहा दिए जाते हैं, उनसे ही जो मैदान तैयार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। तो आपको डायरेक्टली यहीं पर कर लीजिए ऑप्शंस। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर है सी, 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, सतपुड़ा श्रेणियाँ जो हैं वो किन 2 नदियों के बीच में स्थित हैं? सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण में, ताप्ती नदी के उत्तर में पड़ती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है ये। अगला सवाल, कवारती राजधानी है। आपकी नज़र में ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसको आप कर लेंगे। कवारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन बी।
और नेक्स्ट चलेंगे, अगर इनमें से पूछे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और दमन एवं दीव की राजधानी दमन है। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें कोयले के विशाल भंडार हैं? तो देखिए जो गोंडवाना चट्टानें हैं, गोंडवाना चट्टानों में कोयले के विशाल भंडार जमा है यहाँ पर। इन चट्टानों के अंतर्गत भारत के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं, जैसे दामोदर घाटी है, बाराकर घाटी है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, महानदी घाटी है, गोदावरी घाटी, सतपुड़ा, ये सब इनका निर्माण जो है कार्बोनिफेरस युग से लेकर जो जुरासिक युग था इनके बीच में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति इनमें से कौन सी नहीं होती है? तो देखिए जो अंधी घाटी होती है ना, ऑप्शन सी, अंधी घाटी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, अंधी घाटी जो है जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। जो कास्ट प्रदेश है, अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो कास्ट प्रदेश में जो नदियों का जल होता है उनके रंध्र, उनके छिद्रों से जो है नीचे की ओर रिसने एक तरीके से कास्ट प्रदेशों में जो नदियों का पानी होता है, जो नीचे छेद होते हैं, छेदों में से जो है रिसने लगता है पानी, और नदियों की जो नदियों की आगे की घाटी जो है वो इस वजह से शुष्क रह जाती हैं, जिसे हम शुष्क घाटी कहते हैं, और जबकि जो घाटी के पिछले भाग होते हैं उनको अंध घाटी कहते हैं। तो जो वी आकार की घाटी हैं, आप कह सकते हैं जो तटबंध हैं और जलोढ़ पंख हैं, ये सब जो है नदियों के द्वारा बनने वाली स्थल आकृति हैं। ठीक है, बट ये अंधी घाटी जो है वो ये भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर की वजह से बनती है। तो देखिए ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल पर जो 1 घंटे को क्रॉस कर चुका है। तो इसमें आखिरी क्वेश्चन लेंगे, कुछ नंबर हमने मिस किए हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, उन पे आप फिक्र मत कीजिए, उनको भी शामिल कर लेंगे उन क्वेश्चंस को भी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जायरे नदी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। जायरे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो जायरे नदी जो कॉन्गो रिवर इसका दूसरा नाम है। ठीक है, जायरे या सॉरी, तो जायरे जो है या कॉन्गो जो है अफ्रीका में सबसे अधिक जल लेकर चलने वाली नदी है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ये नदी। तो देखिए इसमें अगर हम जायरे नदी की बात करें, जायरे नदी मकर रेखा को 2 बार नहीं काटती, जबकि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार होती है। तो अगर हम इसकी बात करें लिम्पोपो रिवर की, लिम्पोपो रिवर एक्चुअली ये अफ्रीका की नदी है, बहने वाली अफ्रीका की नदी है, और हिंद महासागर में ये अपना जल गिरा देती है। और जाम्बेजी नदी जो है, जाम्बेजी नदी के बाद में अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ना कि विषुवत रेखा को। तो ये दोनों ही सही नहीं है, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। इस इस टेस्ट सीरीज़ को जो है आपको अगर ये पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा, कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो बताइएगा, उसको नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। तो यहाँ हमने आज 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं।